यहाँ टेररिस्ट जो जी, होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। और बांग्लादेश तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के गोदी में जाके बैठ गया है। आपने देखा होगा कि आज वहाँ पे नेवल चीफ पाकिस्तान के जो नेवी चीफ हैं, वो भी वहाँ गए हुए हैं। और उसके जी, पहले कितनी विज़िट हुई आर्मी के तमाम कमांडर गए वहाँ पे, आईएसआई के लोग गए। तो कहीं न कहीं एक जिहादी रंग देने की कोशिश की जा रही बांग्लादेश की सरज़मीं पे। लेकिन वहाँ की आम नागरिक ऐसी है नहीं, लेकिन सियासतदान आज की डेट में ये ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों का हिंदुस्तान में लगातार आकलन किया जा रहा है। हम पूरी तरीके से सजग हैं। बांग्लादेश अंडर सर्विलेंस है। जब तक वो पूरी तरीके से वहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, इलेक्शन नहीं हो जाते हैं, हमारे बायलैटरल टॉक्स फिर से नहीं शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे इस तरीके का जो अपहीवल चल रहा है, जो एक तरीके की जिहादी मेंटालिटी के सोच के लोग जो आगे बढ़ के आ रहे हैं, उनका खात्मा नहीं होता या वो बैक फुट पे नहीं चले जाते हैं, तब तक मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को सजग रहने की ज़रूरत है। और ये हाफ़िज़ सईद नहीं बोल रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा। हाफ़िज़ सईद तो एक मुखौटा है, लश्कर-ए-तौबा आतंकवादी संगठन है, इसका जो हेड सरगना है हाफ़िज़ सईद, जैसे कितने आए और कितने चले गए। हिंदुस्तान कैपेबल है ऐसे टेररिस्टों को दरकिनार करने में और उनको सही जगह पहुँचाने में। एक्चुअली ये सारी मंशा है पाकिस्तान आर्मी की। देखिए पाकिस्तान के और अमेरिका के जब से रिलेशन थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगाया और कहीं जी, न कहीं अमेरिका जो रेयर मिनरल डील चाह रहा था पाकिस्तान से, जब वो साइन हुआ, तो जब अमेरिका का एक प्रशय बन जाती पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान में इस तरीके की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। यही हाफ़िज़ सईद हैं, अभी तक कॉर्नर थे, पीछे दब के बैठे हुए थे, लेकिन अमेरिका का साथ आया नहीं कि ये उछल के बोलना शुरू किए। और इनके पीछे पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी है, आईएसआई है। उनकी मंशा है कि हिंदुस्तान को ईस्ट और वेस्ट दोनों फ्रंटों पे एंगेज करके रखा जाए। ये एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के पास तो मिलिट्री पावर है नहीं, वो क्या रेजिस्टेंस देंगे? तो आतंकवादियों को बांग्लादेश से ही इन्फिल्ट्रेट कराने की उनकी मंशा है। जैसे कि 7 स्टेट जो हमारे 7 सिस्टर हैं, कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डिस्टर्बेंस कर सकें और वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा इलाके के में वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर सकें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हिंदुस्तान की नज़रें हैं। हमें अब करना क्या है? हमें इस इलाके को टोटली सर्विलेंस में रखना है। हमें रीडिप्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ नए पिकेटिंग करनी पड़ सकती है, बीएसएफ के स्ट्रेंथ को बीफ अप किया जा सकता है, सर्विलेंस बढ़ाया जा सकता है, पेट्रोलिंग बढ़ाया जा सकता है, रेगुलर फोर्सेस के नए कैंटोनमेंट जो बॉर्डर के नज़दीक हो, वहाँ बनाए जा सकते हैं और जी, हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे न्यूसेंस होता है। एक्चुअली आपके थोड़ी-सी और वहाँ का जो टेरेन है, रिवराइन टेरेन है, नाले हैं, अनड्यूलेटिंग ग्राउंड है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके आ सकते हैं। तो हिंदुस्तान की आर्मी में तमाम तरीके के सिक्योरिटी फोर्सेस में इस तरह की बात चल रही है कि इलाके को अंडर सर्विलेंस और एरिया डोमिनेशन की बात है, जिसमें वहाँ के नेबरिंग विलेज, बॉर्डर के विलेजेस का एक तरीके का डेमोग्राफिक पैटर्न को हम असेस करते हैं, देखते हैं, सर्विलेंस करते हैं, अपनी रिएक्शन टीम रखते हैं और एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को एस्टैब्लिश करते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी इन सबको बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश जो अभी तक हमारा एलाय था, आज की डेट में पाकिस्तान के ट्यून पे तमाम तरीके की पॉलिसीज़ बना रहा है और ऐसी हरकतें कर रहा है। ये सिलसिला आगे आने वाले दिनों में चलता रहेगा और एक तरीके से हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि बांग्लादेश में हमारी मनचाही सरकार बने। जी, वहाँ पे शेख हसीना जब से हिंदुस्तान आई हुई एक एंटी इंडिया नैरेटिव चल रहा है, इसको चेक करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ के इंटेलेक्चुअल क्लास से बात करेंगे, वहाँ किसी भी आदमी से बात करें जो पॉलिटिक्स को समझता है, वो इस चीज़ को समझ रहा है कि जी, बांग्लादेश गलत दिशा में जा रहा है। उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो हैम्पर हो रहा है, वहाँ की इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है और जी, वहाँ की यूथ को ये चीज़ समझ में आ गया है। जी, लेकिन आज की डेट में जो एक जिहाद, एक जो फंडामेंटलिस्ट जो ताकतें वहाँ बढ़ रही हैं, जिसके पीछे डायरेक्टली 100% पाकिस्तान का हाथ है और हाफ़िज़ सईद जैसे लोगों को बार-बार वो फ़ोर फ्रंट पे करता है, जिससे कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जो शासन है, जो वहाँ के शहबाज शरीफ है, वो एक क्लीन चिट ले सकें और हर एक्टिविटी को टेररिस्ट एक्टिविटी बता के जस्टिफाई कर सके कि उसमें उनका कोई हाथ नहीं था। तो ये एक बड़ा गेम प्लान है। हिंदुस्तान इस चीज़ को समझता है और हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान का जो सियासतदान है, वो इसको बखूबी समझते हैं। हमारी एक साख है। हमने जी, इसीलिए बार-बार तमाम फ्रंट पे बोला है कि एक हमें इंटरनेशनल टेररिज्म का एक परिभाषा देनी पड़ेगी। टेररिज्म को एक आँख से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टेररिज्म एक कंट्री के लिए ठीक और दूसरे कंट्री के लिए खराब। आप 2 तरीके से इस टेररिज्म को परिभाषित नहीं कर सकते हैं।
और जब टेररिज्म पे एक मत विश्व में हो जाएगा तो हाफिज सईद जैसे लोगों का खात्मा करने में आसानी होगी, उनके अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च करने में आसानी होगी। और ये हाफिज सईद तो एक मोहरा है, कई सारा वहाँ जो शासन तंत्र है, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आर्मी का सपोर्ट है, आईएसआई का सपोर्ट है, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और पाकिस्तान आज की डेट में अगर अमेरिका का साथ हट जाता है, अमेरिका इस चीज़ों को बढ़ावा ना दे पाकिस्तान के साथ जाके, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही खत्म हो जाएँगी। पाकिस्तान की आर्मी देखिए अपने 4 स्टेट को तो सँभाल नहीं पा रही है। अब उन्होंने एक नया फ्रंट बांग्लादेश जैसे सॉफ्ट कंट्री को अपना टारगेट बना रखा और उनके जो डेवलपमेंट प्रोसेस को तो वो हैम्पर करेंगे ही करेंगे, साथ में उसको अपनी जिहादी मेंटालिटी वाला देश बनाने की फिरकत में है, ऐसा मेरा मानना है। जी। शारदेंद्र जी, दूसरी ओर एक बड़ी बात यहां पर यह है कि आईएसआई जो है वो भी लगातार इस चीज में इन्वॉल्व है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि आईएसआई किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट उसकी देखने को मिली और किस तरीके से आईएसआई जो है वो अपने ट्रेनिंग सेंटर्स भी बांग्लादेश के अंदर बना रहा है ताकि आतंकियों को ट्रेन किया जा सके। जी हाँ, देखिए बांग्लादेश बड़ा फर्टाइल लैंड है आज की डेट में इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी और जी वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए। वहाँ के यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है और वहाँ के मोहम्मद यूनुस जो आज की डेट में फंडामेंटलिस्टों के गोद में जाके बैठे हुए हैं। उनका जो नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन उनकी जी सोच बड़ी जी दकियानुसी है। इनसे जी बड़ी जी उम्मीदें थे जी बांग्लादेश को, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को गर्त में डाल दिया। और वहाँ पे जमात के लोग जिस तरीके से सड़कों पे आके प्रदर्शन करते हैं, जिस तरीके से माइनॉरिटी पे हमला करते हैं, जिस तरीके से वहाँ 1 साल से इस तरीके का फीवर चल रहा है, उसमें कमी नहीं आती जा रही है, बल्कि यह ऐसी ताकतें बढ़ती जा रही हैं। आप जो सेक्युलर फोर्स है, जो अवामी लीग है, उसके नेताओं को आपने बंद कर रखा, उनकी पार्टी को बैन कर रखा और इलेक्शन भी अगर होता है, तो क्या ये फेयर एंड फेयर इलेक्शन होगा? तो देखिए ग्राउंड जो बांग्लादेश का वो बड़ा फर्टाइल है इस तरीके के यूथ को ल्योर करने के लिए, ट्रेन करने के लिए और उसका इस्तेमाल अपने मनचाहे टारगेट के अगेंस्ट करने के लिए, जो कि हिंदुस्तान की सातों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और तमाम नेबरिंग स्टेट आते हैं। तो बाकी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका वहाँ पे ट्रेनिंग करा रहा है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहा है, वहाँ पे एक तरीके की फंडामेंटल सोच को बढ़ावा दे रहा है और एक तरीके का ब्रेन वॉश कर रहा है वहाँ के युवकों को। शायद कहीं न कहीं उनके दिमाग में है कि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री के रूप में अपने आप को डिक्लेयर करे, शरिया लॉ वहाँ लागू किया जा सके, जिससे कि इन सारी चीज़ों को लागू करने में और आसानी बढ़े। पाकिस्तान का जी ये जी मकसद है कि हिंदुस्तान को हर तरफ से घेरा जाए, जी जिससे कि कहीं न कहीं हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के बढ़ते रिश्तों को पाकिस्तान डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और बिल्कुल साथ में बिल्कुल सर, ठीक कहा बांग्लादेश में आपने अपनी कि पाकिस्तान लगातार ये षड्यंत्र रचता नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके से भारत को परेशान किया जाए, भारत के अंदर अशांति फैलाई जाए। इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जी भी जुड़े हैं। मनन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सबसे पहले तो। और मनन जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है वो बेनकाब होता नजर आ रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश का जो गठजोड़ है वो पूरी दुनिया के सामने आता नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको लेकर बात करें, वो शांत बैठा है, हाथ पर हाथ धरे बैठा है। देखिए, इसमें हम ये कहेंगे कि जो जो पहले भी बात हुई, मैं भी इसी बात को स्ट्रेस करना चाहूंगा जी कि जो परिभाषा है आतंकवाद की और उग्रवाद की, टेररिज्म की, जी उसके ऊपर अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसा कि आपने प्रश्न किया, जी इंटरनेशनल कम्युनिटी में अभी भी उसको लेकर एक कंसेंसस नहीं है, एक एग्रीमेंट नहीं है कि टेररिज्म किसको कहें। जबकि अगर हम रफली जाने तो हम ये पाएंगे कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और यूनाइटेड नेशंस ने भी कोशिश तो की है थोड़ी बहुत टेररिज्म को डिफाइन करने के लिए। तो उसमें ये कहा गया है कि जहां पर वायलेंस का एक्ट नॉन स्टेट एक्टर प्ले करें, इंसर्जेंस प्ले करें, या फिर वायलेंस की हिंसा की धमकी दें, हिंसा का थ्रेट पे करें, ताकि कि एक तरीके का स्पेक्टेकुलर इफेक्ट हो सके और इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल सरकारें, रिजीम्स, इन सब की आई में ये चीज सामने आए कि इस पर्टिकुलर पहलगाम में हमारे इतने सिटीजन्स और आर्मी ऑफिसर्स मारे गए, इस पे पाकिस्तान की जीत हुई, ऐसा पाकिस्तान का नैरेटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो पूरी तरीके से कई राष्ट्रों के लिए प्रॉब्लम तय कर रही है, क्रिएट कर रही है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा
कि 2016-17 के आसपास हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लेट सुषमा स्वराज ने भी बहुत कवायद की और बहुत डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हुई, पर वहां पर भी उसके बावजूद भी यूएन में भी और कई राष्ट्रों के बीच में जो रिजीम की हम बात करते हैं कि मतलब कलेक्टिविटी का मतलब होता है रिजीम, सामंजस्य का मतलब भी होता है रिजीम, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में कई ज्यादातर राष्ट्रों ने टेररिज्म को डिफाइन करने से मना कर दिया और भारत सरकार की जो पहल थी, एक वैश्विक पहल थी, वो उसमें सफल नहीं हो पाए। और जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, पहले तो बांग्लादेश की इमेज बहुत अच्छी हुआ करती थी और सच्चाइयां भी पाकिस्तान अब बांग्लादेश की अच्छी थी कि वहां पर सेकुलरिज्म था, वहां पर कास्ट वगैरह की बातचीत नहीं होती थी, बड़ा कॉस्मोपॉलिटन और बड़ा मॉडर्न टाइप की का पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक चरित्र बांग्लादेश ने डेवलप कर लिया था। पर जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, उन्होंने वो एक तरीके से एक मोहरे की तरह हैं अमेरिकन डीप स्टेट के और पाकिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आईएसआई के, पाकिस्तानी आर्मी के, तो उनके आने के बाद से एक तरीके से फेल्ड स्टेट के स्टेटस की तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस ने ये कहा था कि इंटरिम गवर्नमेंट के वो एडवाइजर हैं और उनका काम इतना ही था कि जनवरी तक, नवंबर दिसंबर 2025 तक इलेक्शंस कराने की बात की गई थी, पर उसकी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की गई थी, जुडिशरी के रिफॉर्म्स की बात की गई थी, पर जो जेंजी और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म उनको लाया, तख्त पे काबिज किया, उनके साथ उन्होंने धोखा किया है या कुछ भी किया है। पर बांग्लादेश भी एक तरीके का फेल्ड स्टेट जो कि पाकिस्तान है और आफ पाक का एरिया है, अफगानिस्तान नहीं, जो आफ पाक का एरिया है उसी की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि पर सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश कोई आज से ही वहां पर जमात एक्टिव नहीं है। जमात इस्लामी वहां पर 30, 35, 40 सालों से एक्टिव है और उनका सारा गठबंधन आईएसआई और पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरीके की रिवेंज फॉरेन पॉलिसी पे काम करता है। 71 में भारत की मदद से मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश को आजाद कराया, वो अलग बात है कि कू हुआ और बांगा बंधु को 1974 में जियाउर रहमान की सरकार ने और उनके ग्रुप ने हटा दिया। तो एक तरीके से रिवेंज और वेंडेटा, जो बदले की आग, जिसको अगर हम फिल्मी तरीके से बोलें तो उस बदले की आग में जल रहा है पाकिस्तान, और इसीलिए वो भारत की आंतरिक सुरक्षा को, स्पेशली कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की प्रॉक्सिमिटी को और जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर आतंकवाद, दहशतगर्दी और सेपरेटिज्म और रेडिकलाइजेशन बहुत बड़ी बात है, इनको फैलाकर भारत को अनस्टेबल करना चाहता है। तो मुझे लगता है पूरा इतिहास ही पाकिस्तान का ब्लैक रहा है, काला रहा है, और बांग्लादेश में कंट्रोल करके रखती थी शेख हसीना इस तरह की डाइवर्जनरी फॉरेन पॉलिसी को। पर अब मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से वहां पर एक एनार्की, कंप्लीट डिसऑर्डर की सच्चाई सामने आई है, जो कि भारत के लिए बहुत घातक है। और मैं अंत करना चाहूंगा तो वाजपेयी जी ये कहा करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स, मतलब आप अपने दोस्त तो चूज कर सकते हो पर अपने पड़ोसी को चूज नहीं कर सकते। तो हमें यही रहना है दक्षिण एशिया में, और पाकिस्तान और चीन की साजिश को नाकाम करना है। और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि मोहम्मद यूनुस को हटाकर कोई डेमोक्रेटिक रिजीम वहां पर आए, और जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस वहां पर डोमिनेट हो गई हैं वहां के राजनीतिक चरित्र पर, उनको किसी तरीके से भारत हस्तक्षेप करके हटाए, क्योंकि हम रीजनल पावर से बड़े हैं। और बांग्लादेश और छोटी मोटी बांग्लादेश और भारत के बीच में जो बीएसएफ और जो रिवराइन टेरिटरी की बात की वो चलती रही है, पर उसमें देखिए एनक्लेव्स का एक्सचेंज भी हुआ नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे। तो चीजें शेख हसीना और नरेंद्र मोदी जी के राज्य में अच्छी चल रही थी, पर अब ऐसा नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा जी। दूसरी ओर शारदेंदु जी, जिस तरीके से लगातार इन आतंकी गठजोड़ को लेकर जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, और ऐसे में अगर बात इस गठजोड़ को लेकर करें, क्या ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो आतंकी संगठन मौजूद थे उनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमला किया गया, उनका सफाया किया गया, ये उसकी खीज है, उसकी तिलमिलाहट है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा से टेररिस्ट
एक्टिविटीज में लिप्त रहा है, वहां जी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, पूरी सरकार टेररिज्म को बढ़ावा देती है, तभी हाफिज सईद जैसे लोग जी, जी, सरेआम जी। वहां घूमते हैं, शार्दुल रैली जी, करते हैं मैं और रैली लौटूंगा में आपके पास। सर, किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से। एक बार फिर से हम रुक करेंगे आपका। मनन जी, मैं आपका रुक करूंगा एक बार फिर से। और जिस तरीके से तमाम चीज़ों का हम जिक्र कर रहे थे, और जो ये वीडियो निकलकर सामने आया आतंकी सैफुल्लाह का, जिसमें उसने ये कहा कि हाफिज सईद जो है वो शांत नहीं बैठे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या मनन द्विवेदी जी, यही सवाल मैं आपसे दोहराऊंगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर की खींच है और उसका जो एक डर पहले देखने को मिला और अब बदला इसी को लेकर लेना चाहते हैं ये आतंकी संगठन? मनन जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को सक्सेस नहीं मिली, हम लोग सफल नहीं हुआ भारत, और एक तरीके से 7-8 रफाल जो बड़े स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, उनको भी पाकिस्तान के F-16 ने जो अमेरिका से प्रोवाइड किए गए हैं ने गिरा दिया। तो ऐसी बातचीत चली और कहा गया कि भारत ने कुछ ज्यादा उनके एयर बेसिस पे डैमेज भारतीय एयरफोर्स नहीं दे पाई, और उन पाकिस्तान के ड्रोन्स ने पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर राजस्थान में